8 मार्च 2014 की रात थी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, एक बोइंग 777 विमान, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर चुकी थी। विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मौसम साफ था, टेक ऑफ के समय कोई तकनीकी समस्या नहीं बताई गई थी और पायलट अनुभवी थे। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदलने वाला है। उड़ान भरने के लगभग 38 मिनट बाद, जब विमान मलेशियाई एयर स्पेस से वियतनाम की सीमा की ओर बढ़ रहा था, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार संपर्क हुआ। कोपायलट ने सिर्फ इतना कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक बिल्कुल सामान्य रेडियो कॉल थी। कोई घबराहट नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। लेकिन इसके बाद विमान ने कभी जवाब नहीं दिया। MH370 अचानक रडार से गायब हो गया। पहले तो सभी को लगा कि शायद कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेचैनी बढ़ने लगी। वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ सिग्नल लॉस नहीं, बल्कि एक ऐसी गुमशुदगी है जिसका सच शायद कभी पूरी तरह सामने न आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सैन्य रडार डेटा के अनुसार विमान पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। MH370 ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया था। वो सीधा आगे बढ़ने की बजाय एक तेज मोड़ लेते हुए पश्चिम की ओर मुड़ गया। यानी विमान ने जानबूझकर अपना रूट बदला। सवाल यह है कि यह बदलाव किसने किया? पायलट ने, कोपायलट ने, या कोई और विमान के कॉकपिट में मौजूद था? इस मोड़ के बाद विमान मलेशिया के ऊपर से गुजरा, पेनांग द्वीप के पास से निकला, जहां से मुख्य पायलट का गृह नगर भी दिखाई देता है। यह संयोग था या कोई भावनात्मक निर्णय? क्या पायलट आखिरी बार अपने घर की ओर देख रहा था, या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी गणना थी? आज तक इस सवाल का कोई पुख्ता जवाब नहीं है। इसके बाद MH370 खुले हिंद महासागर की ओर बढ़ गया। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि विमान कई घंटों तक उड़ता रहा। इसका मतलब था कि विमान के इंजन चालू थे, ईंधन मौजूद था और विमान नियंत्रित स्थिति में था। लेकिन अगर सब कुछ ठीक था, तो कोई इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं की गई? यात्रियों में से किसी का फोन क्यों नहीं आया? किसी ने मैसेज क्यों नहीं भेजा? पायलट कैप्टन जहां ने विमान की कमांड संभाली थी, वो एक अनुभवी और सम्मानित पायलट माना जाता था। उसके रिकॉर्ड साफ थे। किसी भी तरह की तकनीकी गलती या गैरजिम्मेदाराना व्यवहार का कोई संकेत नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही MH370 ने अपना रूट बदलना शुरू किया, कई सवाल उठने लगे। क्या यह अचानक रूट बदलना किसी मानसिक अवसाद या दबाव की वजह से हुआ? कैप्टन जहां की निजी जिंदगी के कुछ पहलू भी जांच में सामने आए, तनाव, नींद की कमी और लगातार काम का दबाव। कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि MH370 एक हाईजैकिंग का शिकार हुआ। रात का अंधेरा, रडार से गायब होना और अचानक रूट बदलना, ये सभी संकेत किसी जानबूझकर किए गए कदम की ओर इशारा करते थे। विशेषज्ञों ने कहा कि यदि ये हाईजैकिंग थी, तो ये केवल किसी संगठन या गुप्त एजेंसी के बड़े और बेहद सटीक ऑपरेशन का ही हिस्सा हो सकती थी। कोई साधारण आतंकी या हड़बड़ी में उठाया गया कदम इसे संभव नहीं बना सकता। विमान का रूट बदलना, रेडियो साइलेंस और हिंद महासागर की ओर उड़ान, इन सब पर शोध करने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि इसे केवल तकनीकी खराबी या पायलट की मानसिक स्थिति से समझाना मुश्किल है। कहीं न कहीं ये एक सुनियोजित योजना की तरह लगता था। कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिला कि विमान के रडार से गायब होने के समय उसके आसपास अन्य हवाई गतिविधियां थी, जिन्हें तुरंत सार्वजनिक नहीं किया गया। हाईजैकिंग की थ्योरी के समर्थन में सबसे बड़ा सवाल था, क्यों कोई यात्री या क्रू मेंबर विरोध नहीं कर सका? क्यों कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आई? अगर विमान पर कोई बाहरी एजेंसी नियंत्रण में थी, तो यह बताता है कि उन्होंने इतनी कुशलता से ऑपरेशन किया
कि यात्रियों और क्रू ने तकरीबन कुछ भी महसूस नहीं किया। जैसे ही विमान गायब हुआ, सर्च अभियान शुरू हुआ। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका की नौसेनाएं हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में विमान की तलाश में जुट गई। शुरुआत में खोज सीमित थी, केवल दक्षिण चीन सागर और मलेशिया के आसपास। लेकिन सैटेलाइट डेटा ने संकेत दिया कि विमान पश्चिम की ओर मुड़ गया और हिंद महासागर की ओर बढ़ता रहा। यह रूट किसी सामान्य उड़ान योजना के हिसाब से बिल्कुल असामान्य था। सैटेलाइट डेटा से यह भी पता चला कि विमान कई घंटों तक उड़ता रहा। इसका मतलब था कि विमान नियंत्रित स्थिति में था। फिर सवाल उठता था, अगर सब कुछ नियंत्रित था तो कोई इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं आई? यात्रियों का फोन क्यों नहीं उठाया गया? हर डेटा पैकेट ने केवल नए सवाल खड़े किए। खोज अभियान इतिहास का सबसे महंगा और लंबा बन गया। हजारों वर्ग किलोमीटर समुद्र का तल छाना गया, लेकिन विमान नहीं मिला। 2015 में हिंद महासागर के किनारे कुछ विमान के टुकड़े मिले, जिन्हें MH370 का हिस्सा माना गया। लेकिन ये केवल सवाल बढ़ाने वाले साबित हुए, जवाब नहीं देने वाले। सरकारों की लापरवाही और छुपाए गए तथ्य इस पूरे रहस्य को और गहरा बनाते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यात्रियों की संख्या, विमान की अंतिम स्थिति और रडार डेटा में अंतर था। संवेदनशील डेटा जैसे पायलट और क्रू की फाइलें, एयर ट्रैफिक राडार की रिकॉर्डिंग और सैटेलाइट लॉग सार्वजनिक नहीं किए गए। ये सब बातें लोगों को संदेह में डालती है कि कुछ तथ्य जानबूझकर छुपाए गए थे। मीडिया और जनता भी सवाल उठाते रहे। हर नया खुलासा, हर नई रिपोर्ट केवल अफवाहें बढ़ाती रही। दुनिया भर में थ्योरीज फैली, हाईजैकिंग, पायलट सुसाइड, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, तकनीकी खराबी, लेकिन कोई भी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। और आज 12 साल बाद भी MH370 का रहस्य वैसे ही हवा में लटका है। कोई नहीं जानता कि विमान आखिरकार कहाँ गया, ब्लैक बॉक्स कहाँ है, और पायलट और क्रू के अंतिम क्षण कैसे रहे। ये कहानी केवल एक विमान की गुमशुदगी नहीं, बल्कि गुप्त योजनाओं, प्रशासनिक गलती, अंतर्राष्ट्रीय साजिश और मानव समझ की सीमाओं का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। जैसे ही MH370 रडार से गायब हुआ, पूरी दुनिया की नजरें हिंद महासागर की ओर टिक गई। शुरुआती घंटों में मलेशिया ने अपने सीमित डेटा के आधार पर खोज अभियान शुरू किया। शुरुआत में जहाज और विमानों को केवल दक्षिण चीन सागर और मलेशिया के आसपास तैनात किया गया। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट डेटा सामने आया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। उपग्रहों ने संकेत दिए कि विमान ने पूर्व की बजाय अचानक पश्चिम की ओर मोड़ लिया और हिंद महासागर की ओर बढ़ता रहा। सैटेलाइट डेटा की पड़ताल करने वाले विशेषज्ञ भी चौंक गए। विमान ने कई घंटों तक नियंत्रित उड़ान भरी, इंजन चालू रहे और ईंधन मौजूद था। इसका मतलब था कि तकनीकी खराबी के बावजूद विमान पूरी तरह नियंत्रण में था। लेकिन सवाल यह था कि अगर सब कुछ नियंत्रित था, तो कोई इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं हुई? यात्रियों का फोन क्यों नहीं उठा? यह डेटा केवल नए सवाल पैदा करता रहा। खोज अभियान अब दुनिया का सबसे महंगा और जटिल अभियान बन चुका था। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका की नौसेनाओं ने हजारों वर्ग किलोमीटर समुद्र तल को छाना। जहाजों और विमानों की लगातार तैनाती, गहन सोनार स्कैन और उपग्रह इमेजिंग सब किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हर नया डेटा केवल संभावनाओं को बढ़ाता रहा, उत्तर नहीं देता। 2015 में हिंद महासागर के तटीय इलाके में कुछ विमान के टुकड़े मिले। इन टुकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण था फ्लैपरॉन। ये MH370 का हिस्सा माना गया और ये पुष्टि करता था कि विमान हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन ये केवल सवालों को बढ़ाता है। अगर विमान इस तरह समुद्र में गिरा, तो उसका ब्लैक बॉक्स कहाँ गया? क्यों अभी तक नहीं मिला? सैटेलाइट डेटा से यह भी पता चला कि विमान ने असामान्य रूट लिया था, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां खोज करना बेहद कठिन था। विशेषज्ञों ने कहा कि यह रूट केवल जानबूझकर ही चुना गया लगता था। कोई प्राकृतिक घटना
या तकनीकी खराबी इसे समझा नहीं सकती। हर नया सैटेलाइट पिक्चर, हर नया डेटा पैकेट केवल नई थ्योरी और नए सवाल खड़े करता रहा। खोज अभियान की कठिनाई और समुद्र की विशालता ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया। हिंद महासागर की गहराई, तेज धाराएं और मौसम की स्थिति ने खोज को चुनौतीपूर्ण बना दिया। हर खोजी टीम, हर विशेषज्ञ, हर देश की नौसेना सब कुछ खोजते रहे, लेकिन केवल टुकड़े ही मिले। पूरा विमान और ब्लैक बॉक्स अब तक गायब रहे। इस पूरी कहानी में सबसे भयावह बात यह थी कि हर नया सैटेलाइट डेटा केवल रहस्य को और गहरा करता रहा। विमान की अंतिम स्थिति, मार्ग और दुर्घटना की असली वजह आज भी अनसुलझी है। सैटेलाइट डेटा और ओशन सर्च ने दिखाया कि तकनीक और मानव प्रयास भी कभी-कभी रहस्यों के सामने बेबस हो जाते हैं। MH370 की गुमशुदगी केवल विमान और यात्रियों का मामला नहीं रही, बल्कि सरकारी लापरवाही और छुपाए गए तथ्य ने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। शुरुआती घंटों में ही मलेशियाई सरकार ने मीडिया को जो डेटा दिया, उसमें यात्रियों की संख्या, विमान की अंतिम स्थिति और रडार ट्रैकिंग रिपोर्ट में लगातार विरोधाभास था। कभी विमान दक्षिण चीन सागर में दिखाया गया, कभी हिंद महासागर की ओर बढ़ते हुए बताया गया। इस असंगति ने दुनिया भर में भ्रम और संदेह फैलाया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर सूचना नियंत्रित करने का प्रयास था। संवेदनशील डेटा जैसे पायलट और क्रू की निजी फाइलें, एयर ट्रैफिक राडार रिकॉर्डिंग और सैटेलाइट लॉग सार्वजनिक नहीं किए गए। ब्लैक बॉक्स खोज अभियान के दौरान भी डेटा और क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करने में राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक गड़बड़ी दिखाई दी। सरकारी बयान अक्सर बदलते रहे। एक दिन कहा गया कि विमान दक्षिण की ओर गया, अगले दिन उसी डेटा को बदलकर बताया गया कि विमान पश्चिम की ओर बढ़ा। मीडिया और जनता के लिए ये विरोधाभास केवल अफवाहों और थ्योरी को बढ़ावा देता रहा। अधिकारी लगातार ये कहते रहे कि जानकारी गोपनीय है और सुरक्षा कारणों से साझा नहीं की जा सकती, लेकिन ये गोपनीयता अक्सर संदेह और भ्रम का कारण बन गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि खोज अभियान में संसाधनों की तैनाती और प्राथमिकता पूरी तरह व्यवस्थित नहीं थी। जहाज और विमानों को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता था, लेकिन लापरवाही और धीमी प्रतिक्रिया ने हिंद महासागर की विशालता के सामने अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि यात्रियों और उनके परिवारों की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जानकारी की कमी, बदलते बयान और छुपाए गए डेटा ने परिवारों को सही स्थिति जानने से रोक दिया। ये सरकारी छुपापन केवल परिवारों के दर्द को बढ़ाता रहा, बल्कि दुनिया भर में अफवाहों और रहस्य को भी मजबूत करता गया। MH370 की कहानी अब केवल एक विमान की गुमशुदगी नहीं रही, बल्कि सरकारी लापरवाही, छुपाए गए तथ्य और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। हर नया खुलासा, हर नया टुकड़ा, हर नया बयान केवल सवाल बढ़ाता है, लेकिन जवाब अब भी हवा में लटका हुआ है। MH370 के गायब होने के बाद मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया भी एक अलग ही कहानी बन गई। जैसे ही खबर फैली, दुनिया भर के टीवी चैनल, समाचार पत्र और ऑनलाइन पोर्टल हर पल अपडेट देने लगे। हर रिपोर्ट में थोड़ी अलग जानकारी, कभी विरोधाभासी डेटा और कभी अटकलें। इन सब ने जनता में डर और बेचैनी पैदा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों का तूफान आया। लोग हर छोटी छोटी खबर को साझा कर रहे थे और हर कोई अपनी थ्योरी बना रहा था। कई मीडिया हाउस ने विमान के हाईजैक, पायलट सुसाइड, तकनीकी खराबी और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की थ्योरी को एक साथ चलाया। हजारों विशेषज्ञों और पूर्व पायलटों के बयान लगातार टेलीविजन और न्यूज पोर्टल्स में दिखाए गए, लेकिन इस हड़बड़ी और मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग ने असली तथ्यों को अक्सर ढक दिया। जनता भ्रमित हुई। कौन सी रिपोर्ट सही है, कौन सी केवल अटकल? खास बात यह थी कि सोशल मीडिया ने इसे एक वैश्विक घटना में बदल दिया। हर देश में लोग लाइव अपडेट मांग रहे थे
और परिवारों की निजी जानकारी भी ऑनलाइन फैल गई। परिवारों की आवाज अक्सर दब गई, क्योंकि मीडिया केवल रहस्य और सनसनी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस बीच मीडिया की भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा दिया। सरकारों को लगातार जवाब देना पड़ा। खोज अभियान की धीमी प्रगति और विरोधाभासी बयान की वजह से आलोचना हुई। अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही थी कि हर नया बयान केवल सवालों की संख्या बढ़ाता रहा। हाईजैक थ्योरी, पायलट मेंटल स्टेट, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, हर एंगल मीडिया में अलग अलग सेंसेशनल तरीके से दिखाया गया। आखिरकार जनता और मीडिया के दबाव ने अंतर्राष्ट्रीय खोज अभियान को और व्यापक बनाया, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ कि रहस्य केवल गहरा ही गया है। हर नया टुकड़ा, हर नया सैटेलाइट इमेज, हर नया सरकारी बयान, सबने नए सवाल खड़े किए। मीडिया और सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने MH370 की कहानी को केवल एक उड़ान की गुमशुदगी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी और भयावह हवाई हादसों में बदल दिया। MH370 की गुमशुदगी के बाद खोज अभियान में सबसे पहला रहस्य था, सच्चाई में कितनी सतह और गहराई में खोज की गई। सार्वजनिक रिपोर्ट्स में केवल हिंद महासागर के कुछ हिस्सों का जिक्र आया, लेकिन असली सर्च एरिया हजारों वर्ग किलोमीटर से भी कहीं बड़ा था। नक्सली समुद्री धाराओं, पानी की गहराई और समुद्र की मौजूदा हलचल को ध्यान में रखते हुए जहाज और पायलट टीमें अक्सर ऐसे क्षेत्रों में जाती थी जहां सामान्य रेडार और उपग्रह कैमरे नहीं पहुंच पाते थे। इन गुप्त ऑपरेशन क्षेत्रों को कभी मीडिया को दिखाया नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक टीमों के बीच संचार का भी कई बार रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया। जो डॉक्यूमेंट्स और रेडियो लॉग मीडिया में नहीं आए, उनसे पता चलता है कि कुछ हफ्तों तक खोज अभियान में अन्य विमानों और जहाजों को इंटेंशनली पीछे रखा गया, ताकि कुछ विशेष तकनीकी उपकरण केवल सिलेक्ट जोन्स में इस्तेमाल किए जा सकें। इससे केवल खोज की कुशलता बढ़ती, लेकिन ये डेटा और रणनीति पूरी तरह जनता और मीडिया से छुपाई गई। सैटेलाइट डेटा में भी कुछ अजीब पहलू थे। जो इमेजेस सार्वजनिक हुई, वे केवल छोटे स्नैपशॉट्स थी। वास्तविक उपग्रह डेटा में विमान के अंतिम पलों के संकेत, समुद्र की सतह पर हल्की असामान्य लहरें और कुछ अनजाने थर्मल फुटप्रिंट्स दिखाए गए थे। ये फुटप्रिंट्स कभी भी पूर्ण रूप से जारी नहीं किए गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ये डेटा पूरी तरह खुल जाता, तो विमान की अंतिम स्थिति का अनुमान और सटीक हो सकता था। एक और छुपी हुई तथ्य यह है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सर्च और रिसर्च ड्रोन को प्रयोग में लाया। ये ड्रोन उच्च तकनीकी सोनार और लीडर सेंसर से लैस थे, लेकिन इनकी पूरी कार्यवाही मीडिया को कभी दिखाई नहीं गई। ड्रोन ऑपरेशंस के रिकॉर्ड से पता चला कि कई दिन ऐसे भी थे जब समुद्र की सतह पर असामान्य डेब्री पैटर्न्स देखे गए, जिन्हें आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच कई हाइपोथेसिस तैयार हुए जो सार्वजनिक नहीं हुए। इनमें यह स्पेकुलेशन था कि विमान कुछ घंटे के लिए ऐसे कोऑर्डिनेट्स पर रहा जो सामान्य सैटेलाइट की कवरेज से बाहर थे। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि विमान का रूट और समय सीमा डेलिबरेट सिग्नल इंटरफ्रेंस के कारण डिस्टोर्ट हुआ, ताकि ब्लैक बॉक्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता न चल पाए। सबसे गहरा रहस्य यह था कि जो सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संवाद हुआ, उसका लगभग पूरा हिस्सा क्लासिफाइड रहा। ईमेल्स, इंटरनल रिपोर्ट्स और मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि विभिन्न देशों ने डेटा शेयर किया, लेकिन सिलेक्टिव इनसाइट्स ही दुनिया को उपलब्ध कराए गए। इसका मतलब यह हुआ कि खोज अभियान का पूरा ऑपरेशनल पिक्चर और भी व्यापक और गूढ़ था, लेकिन जनता और मीडिया ने केवल फ्रैगमेंटेड फैक्ट्स देखे। इस रेयर बिहाइंड द सीन्स इंफॉर्मेशन से स्पष्ट होता है कि MH370 की कहानी केवल एक विमान की गुमशुदगी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें तकनीकी, रणनीतिक और गुप्त मानवीय प्रयास इतने इंटरट्वाइंड है कि आम जनता और मीडिया के पास इसके पूरे तथ्यों तक पहुंच नहीं है। हर नया टुकड़ा, हर नया सिग्नल, हर अनजाने फुटप्रिंट केवल नए सवाल पैदा करता रहा, जवाब नहीं। MH370 के गायब होने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य यह था
कि खोज अभियान वास्तव में कितनी गहराई और कितनी तकनीकी तैयारी के साथ चलाया गया। सार्वजनिक रिपोर्ट्स में केवल कुछ जहाजों और विमानों की तैनाती दिखाई गई, लेकिन असली ऑपरेशन हजारों वर्ग किलोमीटर से कहीं बड़ा और जटिल था। खोज दलों ने समुद्र के उन हिस्सों में ड्रोन और उपग्रह इमेजिंग का इस्तेमाल किया जहां आम रेडार या मीडिया को दिखाए जाने वाले जहाज नहीं पहुंच सकते थे। कुछ हफ्तों तक खोज अभियान में जहाजों और विमानों को डेलिब्रेटली अलग अलग क्षेत्र में तैनात किया गया ताकि स्पेशल सोनार और अंडर वाटर डिटेक्शन इक्विपमेंट को केवल सिलेक्ट जोन्स में इस्तेमाल किया जा सके। ये जोन्स कभी मीडिया को नहीं दिखाए गए। समुद्र की गहराई, तेज धाराएं और मौसम की बदलती स्थिति ने ऑपरेशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। कई बार जहाजों को अस्थायी रूप से वापस बुलाया गया केवल ताकि तकनीकी उपकरण ठीक से रिकैलिब्रेट किए जा सकें। सबमरीन और ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स AUVs भी गुप्त रूप से तैनात किए गए। इनकी मदद से समुद्र की सतह से नीचे कई किलोमीटर की गहराई में डेब्री और अंडरवाटर अनोमलीज को स्कैन किया गया। इस डेटा का केवल छोटा हिस्सा ही मीडिया में दिखाया गया और अधिकांश रिजल्ट इंटरनल रिपोर्ट्स में ही रहे। इन रिपोर्ट्स में कुछ अनयूजुअल मेटल फ्रैगमेंट्स और पार्शियल रैकेज पैटर्न्स दिखाए गए जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। सर्च ऑपरेशन में कई बार ऐसा हुआ कि जहाज और ड्रोन समुद्र की सतह पर हल्के थर्मल अनोमलीज डिटेक्ट करते थे। ये अनोमलीज कभी कभी एयरक्राफ्ट डेब्री के संकेत देते थे, लेकिन समुद्र की हलचल और गहराई ने इन्हें तुरंत वेरीफाई करना असंभव बना दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये थर्मल पैटर्न्स पूरी तरह एनालाइज किए होते तो विमान की अंतिम स्थिति का अनुमान काफी हद तक सटीक हो सकता था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस ऑपरेशन का बड़ा रहस्य था। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका की टीमों ने डेटा शेयर किया, लेकिन केवल सिलेक्टिव इंसाइट्स ही जनता और मीडिया को उपलब्ध कराए गए। हर कंट्री के पास अपने सोनार और सैटेलाइट इंटेलिजेंस थे और कई बार इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण कुछ फाइंडिंग्स को सार्वजनिक नहीं किया गया। सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा यह था कि खोज ऑपरेशन लगातार बदलते हुए वातावरण और गुप्त तकनीकी उपकरणों पर निर्भर था। समुद्र की मौजूदा धाराएं, अंडरवाटर क्लिफ्स और ट्रेंचेस और अचानक मौसम की बदलती स्थिति ने कई बार खोज को रोक दिया। इन क्षेत्रों में जहाज और ड्रोन केवल एक्सपीरियंस टीम्स द्वारा ही भेजे गए और उनका वास्तविक ऑपरेशनल मैप कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। इन रेयर सर्च ऑपरेशन डिटेल्स से स्पष्ट होता है कि MH370 की तलाश केवल विमान ढूंढने की कोशिश नहीं थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय, गुप्त, हाई टेक्नोलॉजी ऑपरेशन था जिसमें हर नया डेटा केवल सवाल पैदा करता रहा, जवाब नहीं। और इसी गहरी, छुपी हुई तैयारी और जटिल रणनीति ने MH370 की गुमशुदगी को और रहस्यमयी बना दिया। MH370 के गायब होने के बाद उपग्रह और रडार डेटा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बने, लेकिन जो जानकारी सार्वजनिक हुई वो केवल सतही थी। असली डेटा में कई ऐसे संकेत थे जो कभी मीडिया में नहीं आए। उपग्रह ने विमान के अंतिम पलों में समुद्र की सतह पर हल्की असामान्य लहरें और थर्मल अनोमलीज डिटेक्ट किए, लेकिन इनको केवल सिलेक्ट इंटरनेशनल एजेंसीज तक ही सीमित रखा गया। जनता और मीडिया को केवल छोटे स्नैपशॉट्स दिखाए गए। रडार डेटा में भी कई अजीब पहलू थे। विमान के अचानक रूट बदलने और घंटों तक कंट्रोल्ड फ्लाइट में रहने का विवरण केवल इंटरनल रिपोर्ट्स में था। कुछ उच्च गुप्त मिलिट्री रडार्स ने MH370 को आखिरी बार डिटेक्ट किया, लेकिन इस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। इन रिकॉर्डिंग्स में विमान की उड़ान की एग्जैक्ट टाइमिंग, स्पीड और एल्टीट्यूड डिटेल्स थी, जो अगर खुलती तो कई कंस्पिरेसी और मिस्ट्री थियोरीज की पुष्टि या खंडन किया जा सकता था। सैटेलाइट टेलीमेट्री भी पूर्ण रूप से साझा नहीं किया गया। छोटे स्नैपशॉट्स में केवल अप्रॉक्सिमेट लोकेशंस दिखाए गए, लेकिन असली थर्मल फुटप्रिंट्स और फ्लाइट पाथ अनोमलीज इंटरनल एजेंसीज के पास ही थे। कुछ रेयर डेटा सेट्स में ये भी संकेत थे कि विमान कुछ समय के लिए रीजन्स में रहा जो सामान्य कवरेज के बाहर थे।
ये रीजन्स सच हाई इंटरफेरेंस जोन्स थे कि सिविलियन सैटेलाइट्स द्वारा डिटेक्ट करना मुश्किल था। रडार और सैटेलाइट दोनों के डेटा में कुछ अजीब पैटर्न थे। कुछ सिग्नल्स इंटरमिटेंट थे, जैसे कोई डेलिबरेट सिग्नल मास्किंग हुआ हो। विशेषज्ञों ने इंटरनल मीटिंग्स में कहा कि ये सिग्नल इंटरफेरेंस केवल हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाले ऑपरेटर्स ही कर सकते थे। ये तथ्य कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच कम्युनिकेशंस में यह भी खुलासा हुआ कि कुछ रडार रीडिंग्स डेलिबरेटली विदहेल्ड थी। इसका कारण यह बताया गया कि सेंसिटिव एरियाज और नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के चलते पूरी जानकारी साझा करना संभव नहीं था। इन हिडन रीडिंग्स में विमान के लास्ट आवर्स, सटल डेविएशंस और ओशियानिक एनवायरमेंटल डेटा शामिल थे। इन रेयर सैटेलाइट रडार डिटेल से यह साफ होता है कि MH370 की अंतिम उड़ान केवल एक साधारण फ्लाइट पाथ नहीं थी। ये एक ऐसी उड़ान थी जिसकी हर मूवमेंट और सिग्नल मेटिकुलसली मॉनिटर्ड, पार्शली हिडन और केयरफुली डॉक्यूमेंटेड थी, ताकि केवल सिलेक्टेड अथॉरिटीज ही इसका पूरा ऑपरेशनल इनसाइट समझ पाएं। MH370 की गुमशुदगी के बाद जो सबसे बड़ा रहस्य सामने आया वो था सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच हुई संचार की छुपी हुई जानकारी। जो रिपोर्ट्स मीडिया में आई उनमें केवल आधा सच था। असली इंटरनल कम्युनिकेशंस में मिशन की रणनीति, खोज क्षेत्रों की प्राथमिकता और डेटा एनालिसिस की सटीक डिटेल्स छुपी हुई थी। ये संवाद ईमेल्स, एन्क्रिप्टेड मैसेजेस और हाई लेवल सिक्योर मीटिंग्स के रूप में हुआ करते थे। कुछ इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट्स में यह खुलासा हुआ कि खोज अभियान की योजना हमेशा इवॉल्विंग थी। हर नई सैटेलाइट या सोनार रीडिंग के बाद एजेंसीज ने अपने सर्च जोन्स और ऑपरेशनल प्रायोरिटी बदल दी, लेकिन ये अपडेट्स कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके पीछे मुख्य कारण था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यदि पूरी जानकारी साझा हो जाती तो कई देशों की रणनीति और तकनीकी क्षमता उजागर हो सकती थी। एक और छुपा हुआ तथ्य यह था कि कुछ कम्युनिकेशंस में यह चर्चा हुई कि कई बार खोज अभियान डेलिबरेटली स्लो किया गया ताकि कुछ एडवांस्ड इक्विपमेंट और ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs को स्पेसिफिक एरियाज में डिप्लॉय किया जा सके। मीडिया को केवल परिणाम दिखाए गए, प्रक्रिया नहीं। इस प्रकार वास्तविक खोज की चुनौतियां और जोखिम पूरी तरह जनता से छुपाए गए। ईमेल्स और इंटरनल नोट्स में कई हाइपोथेसिस भी साझा किए गए। इनमें यह स्पेकुलेशन शामिल था कि कुछ जोन्स में सिग्नल इंटरफेरेंस या ओशियानिक अनोमलीज के कारण एयरक्राफ्ट का लास्ट पोजीशन पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। इन इंटरनल कम्युनिकेशंस में यह भी चर्चा हुई कि अगर ये डेटा खुल जाता तो कई कॉन्स्पिरेसी थियोरीज सच साबित या खंडित हो सकती थी। इसलिए कई चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी गई। सबसे रहस्यमयी तथ्य यह था कि विभिन्न देशों की एजेंसियों ने अपने रडार और सैटेलाइट रीडिंग्स को सिलेक्टिव बेसिस पर ही साझा किया। कुछ डेटा को इंटेंशनली विदहेल्ड किया गया ताकि मिशन की सीक्रेसी बनी रहे। इन कम्युनिकेशंस में यह भी उल्लेख था कि कई रीजन्स में जहाज के कुछ डेब्री और अनोमलीज डिटेक्ट हुए, लेकिन उनका एनालिसिस केवल इंटरनल टीम्स तक सीमित रखा गया। इन अनडिस्क्लोज्ड कम्युनिकेशंस से स्पष्ट होता है कि MH370 की खोज केवल विजिबल सर्च ऑपरेशंस नहीं थी। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड, क्लासिफाइड और कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग इंटरनेशनल ऑपरेशन थी, जिसमें हर कदम केयरफुली मॉनिटर्ड और पार्शली हिडन रखा गया। जनता और मीडिया केवल फ्रैगमेंटेड फैक्ट्स ही देख सके, जबकि असली रहस्य, स्ट्रैटेजी और इनसाइट्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहे। MH370 की गुमशुदगी के बाद सबसे रहस्यमयी हिस्सा था वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की वो स्पेकुलेशन जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। ये विचार इंटरनल रिपोर्ट्स, प्राइवेट मीटिंग्स और कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ्रेंसेस में सामने आए, लेकिन मीडिया या जनता तक कभी नहीं पहुंचे। विशेषज्ञों ने कहा कि विमान का अचानक रूट बदलना और घंटों तक कंट्रोल्ड फ्लाइट में रहना केवल तकनीकी खराबी या पायलट निर्णय से नहीं समझा जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स ने इंटरनल एनालिसिस में दावा किया कि विमान कुछ समय के लिए ऐसे कोऑर्डिनेट्स में था जो सिविलियन सैटेलाइट्स की कवरेज से बाहर थे। वहां हवा की धाराएं,
समुद्र की गहराई और मैग्नेटिक अनोमलीज ने सिग्नल्स को डिस्टोर्ट कर दिया। इन रेयर स्पेकुलेशंस के अनुसार यदि किसी ने एडवांस्ड सिग्नल जैमिंग किया होता तो विमान की अंतिम स्थिति और ट्रेजेक्ट्री और भी ऑब्सक्योर बन सकती थी। एक और कॉन्फिडेंशियल स्पेकुलेशन ये थी कि MH370 का रूट शायद डेलिबरेटली डिजाइन पैटर्न में रखा गया था ताकि उसे स्टैंडर्ड सर्च एल्गोरिदम्स डिटेक्ट न कर पाए। कुछ इंटरनल नोट्स में यह उल्लेख था कि डेब्री की स्कैटर्ड पोजीशंस, ओशन करंट्स और अननोन अंडरवाटर फीचर्स को लेकर कई एडवांस्ड सिमुलेशंस किए गए, लेकिन इनके फाइंडिंग्स कभी मीडिया में नहीं आए। स्पेशलिस्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि ब्लैक बॉक्स के कुछ सिग्नल्स अंडरवाटर टेरेन और डीप सी मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण इंटरमिटेंट थे। इन रेयर इंटरनल डिस्कशंस में यह भी बताया गया कि यदि सही टेक्नोलॉजी और डीप सी एक्सप्लोरेशन टूल्स का इस्तेमाल होता तो विमान की लोकेशन का अनुमान बहुत जल्दी लगाया जा सकता था। लेकिन ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स और सीक्रेसी के कारण ये टूल्स केवल सिलेक्टिव जोन्स में डिप्लॉय किए गए। कुछ टॉप लेवल एरोनॉटिकल और ओशनोग्राफिक एक्सपर्ट्स ने प्राइवेट नोट्स में यह भी हाइपोथेसाइज किया कि MH370 की फ्लाइट पैटर्न में कुछ ऐसा संकेत था जो केवल डीप टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही समझा जा सकता। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने इस रेयर इनसाइट को कॉन्फिडेंशियल रखा ताकि सेंसिटिव ऑपरेशनल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी लीक न हो। इन अनसीन एक्सपर्ट स्पेकुलेशन से यह साफ होता है कि MH370 की कहानी केवल एक विमान की गुमशुदगी नहीं है। यह विज्ञान, तकनीकी, समुद्री वातावरण और रणनीति का सबसे जटिल रहस्य है। हर रेयर इनसाइट, हर कॉन्फिडेंशियल एनालिसिस केवल सवाल पैदा करता है, जवाब नहीं। MH370 के फ्लाइट पाथ में जो अनोमलीज थी वे सार्वजनिक रिपोर्ट्स में कभी पूरी तरह नहीं दिखाई गई। केवल सिलेक्ट रडार और सैटेलाइट डेटा में ही कुछ हिंट्स मौजूद थे जो बताती थी कि विमान ने अपनी निर्धारित ट्रेजेक्ट्री से कई बार छोटे छोटे डेविएशंस लिए। ये डेविएशंस इतने सटल थे कि आम रडार ऑपरेटर्स और सिविलियन मॉनिटरिंग सिस्टम्स ने उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। कुछ कॉन्फिडेंशियल सैटेलाइट लॉग्स में यह संकेत भी था कि विमान ने असामान्य एल्टीट्यूड और हेडिंग मेंटेन किया जो स्टैंडर्ड बोइंग 777 फ्लाइट पाथ के लिए अटिपिकल था। इन अनोमलीज का पैटर्न इतना इरेगुलर था कि कुछ एक्सपर्ट्स ने इंटरनल डिस्कशंस में इसे डेलिबरेटली इंजीनियर्ड फ्लाइट डेविएशंस कहा। यह हाइपोथेसिस कभी मीडिया या सार्वजनिक रिपोर्ट में नहीं गया। एक रेयर इंटरनल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कुछ रडार रीडिंग्स में इंटरमिटेंट सिग्नल डिसअपियरेंस देखा गया। यह सिग्नल फेड केवल कुछ स्पेसिफिक ओशियानिक रीजन्स में हुआ जो हाई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जोन्स और अंडरवाटर टोपोग्राफी के कारण एक्सप्लेन किया गया। एक्सपर्ट्स ने स्पेकुलेट किया कि ये अनोमलीज नेचुरल कॉजेज के अलावा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या एडवांस्ड नेविगेशनल मैनिपुलेशंस का भी संकेत हो सकते हैं। फ्लाइट पाथ अनोमलीज में यह भी पाया गया कि विमान कई बार ऐसे लोकेशन से गुजरा जहां कोई सर्च ऑपरेशन प्रारंभिक घंटों में नहीं गया। ये असामान्य रूटिंग और इंटरमिटेंट रडार विजिबिलिटी का कॉम्बिनेशन ही सर्च ऑपरेशंस को इतनी चुनौतीपूर्ण बना गया। इंटरनल एनालिसिस में यह भी बताया गया कि यदि ये अनोमलीज पब्लिक होते तो विमान के फाइनल पोजीशन का अनुमान काफी पहले लगाया जा सकता था। एक्सपर्ट्स की रेयर स्पेकुलेशन में यह भी शामिल था कि MH370 के डेविएशंस इंटेंशनल हो सकते थे ताकि एयरक्राफ्ट टेम्पररी इनविजिबल कॉरिडोर्स में रहें। इन कॉरिडोर्स को डिटेक्ट करना सिर्फ सिलेक्ट हाई एंड मिलिट्री और रिसर्च सैटेलाइट्स ही कर सकते थे। सिविलियन सिस्टम्स या स्टैंडर्ड सर्च प्रोटोकॉल्स इन सटल अनोमलीज को कभी कैप्चर नहीं कर पाए। इन अनडिस्क्लोज्ड फ्लाइट पाथ अनोमलीज से स्पष्ट होता है कि MH370 केवल एक गायब विमान नहीं था। यह एक हाईली कॉम्प्लेक्स और लेड फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री का रहस्य था जिसमें सटल डेविएशंस, इंटरमिटेंट सिग्नल्स और अनएक्सप्लोर्ड कॉरिडोर्स ने सर्च ऑपरेशन को विश्व इतिहास का सबसे चैलेंजिंग मिशन बना दिया। MH370 की खोज अभियान के दौरान हर मिनट महत्वपूर्ण था, लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य रहा वो था क्राइसिस रूम में चल रही इंटरनल डायनामिक्स। बाहरी दुनिया को केवल योजनाओं और मीडिया अपडेट्स ही दिखाए गए,
लेकिन असली स्टोरी वहां हुई जहां टॉप ऑफिशियल्स, इंटरनेशनल एजेंसीज और सर्च टीम्स लगातार डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। इंटरनल कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से पता चलता है कि कई बार प्रायोरिटीज और स्ट्रैटेजी पर गहरे मतभेद हुए। कुछ इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट्स में यह खुलासा हुआ कि उच्च स्तर की एजेंसीज के बीच डिसएग्रीमेंट्स थे। एक टीम चाहती थी कि सर्च जोन्स लगातार एक्सपैंड किए जाएं, जबकि दूसरी टीम ये आर्ग्यू कर रही थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज और डीप सी रिस्क्स के कारण फोकस्ड एरियाज में ही जांच हो। इस टेंशन के कारण कई क्रूशल आवर्स और डेज में ऑपरेशंस धीमे हो गए, लेकिन मीडिया को बताया गया कि सर्च लगातार जारी है। क्राइसिस रूम में लगातार हाई प्रेशर एनवायरनमेंट था। हर नई सैटेलाइट रीडिंग, रडार अनोमली और डेब्री हिंट पर डिबेट होती थी। कई बार सीनियर ऑफिशियल्स ने अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस को एनफोर्स करने की कोशिश की। इंटरनल नोट्स में यह भी बताया गया कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स इतने हीटेड हुए कि मिशन प्लानिंग टेम्पररीली स्टॉल हो गया। एक्सपर्ट्स स्पेकुलेट करते हैं कि यह इंटरनल फ्रिक्शन ही कारण था कि कुछ जोन्स कभी थॉरोली कवर नहीं हुए। कुछ इंटरनल कम्युनिकेशंस में यह भी सामने आया कि कॉन्फिडेंशियल टूल्स और एक्सपेरिमेंटल डीप सी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किस सीक्वेंस में किया जाए, इस पर भी मतभेद थे। कई बार एडवांस्ड सोनार और ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स डिप्लॉय करने का प्लान लास्ट मिनट चेंज हो गया। इस डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिसीजन मेकिंग का विवरण कभी मीडिया को नहीं बताया गया। क्राइसिस रूम के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम नहीं था। लगातार बहस, डेडलाइंस और हाई स्टेक डिसीजंस ने कई टीम मेंबर्स को स्ट्रेस और फटीग में डाल दिया। इंटरनल लॉग्स बताते हैं कि इस स्ट्रेस का प्रभाव ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फील्ड कोऑर्डिनेशन पर पड़ा। कई मिशंस डिलेड हुए, लेकिन आउटवर्डली सभी टीम्स काम और सिंक्रोनाइज्ड दिख रही थी। इन रेयर इनसाइट से स्पष्ट होता है कि MH370 की सर्च केवल ओशन और सैटेलाइट्स तक सीमित नहीं थी। ये एक साइकोलॉजिकल, स्ट्रैटेजिक और हाई स्टेक इंटरनल बैटल भी थी, जिसमें एजेंसीज, ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स हर छोटे डिसीजन को लेकर लगातार मैन्यूवर कर रहे थे। क्राइसिस रूम की ये अनसीन डायनामिक ही कभी कभी सर्च की गति और कवरेज को प्रभावित करती रही, लेकिन पूरी दुनिया को केवल फ्रैगमेंट्स ही दिखाए गए। MH370 की खोज में जब कुछ टुकड़े समुद्र के किनारे या तटीय क्षेत्रों में मिले, तो आउटवर्डली मीडिया और रिपोर्ट्स में उन्हें केवल कंफर्मिंग रैकेज के रूप में दिखाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य था, वो था इन डेब्री की माइक्रोस्कोपिक और रेयर एनालिसिस, जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। इंटरनल लैबोरेटरीज और इंटरनेशनल एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स ने इन फ्रैगमेंट्स पर एडवांस्ड मेटलर्जिकल और फॉरेंसिक टेस्टिंग की। रिपोर्ट्स में नहीं बताया गया कि कई टुकड़ों में ऐसा कोरोजन और इंपैक्ट पैटर्न्स था जो स्टैंडर्ड क्रैश सिनारियो से मैच नहीं करता। इन सटल पैटर्न से संकेत मिलता था कि कुछ डेब्री ऐसे भी थे जो विमान के अंतिम फ्लाइट मैनूवर्स या ओशियानिक इंपैक्ट के दौरान अनयूजुअल फोर्सेस के कारण बने। एक्सपर्ट्स ने इसे केवल इंटरनल डिस्कशंस में स्पेकुलेट किया कि शायद एयरक्राफ्ट की फाइनल मोमेंट्स में कुछ रेयर एरोडायनामिक फिनोमेना हुए। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में यह भी खुलासा हुआ कि डेब्री के कुछ पार्ट्स में केमिकल रेसिड्यू था, जो सी वाटर एक्सपोजर के साथ अनयूजुअल इंटरैक्शन दिखा रहा था। इंटरनल नोट्स में एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह संकेत केवल डीप सी एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम प्रेशर के कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन पब्लिक रिपोर्ट्स में इसे मेंशन नहीं किया गया। डेब्री एनालिसिस में रेयर फाइंडिंग यह भी थी कि कुछ फ्रैगमेंट्स पर मटेरियल फटीग का पैटर्न टिपिकल बोइंग 777 कंपोनेंट से थोड़ा अलग था। एक्सपर्ट्स इंटरनल मीटिंग्स में हाइपोथेसाइज कर रहे थे कि शायद इंपैक्ट एंगल, ओशन करंट्स और फ्लोटिंग डेब्री डायनामिक्स ने इस अनोमली को क्रिएट किया। ये इनसाइट्स मीडिया और पब्लिक को नहीं दिखाई गई। कॉन्फिडेंशियल लैब रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख था कि डेब्री के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ने सर्च टीम्स को कई बार मिसलेड किया। करंट्स और अंडरवाटर टोपोग्राफी के कारण डेब्री जोन्स ने विमान की लास्ट पोजीशन को एस्टिमेट करना और भी चैलेंजिंग बना दिया। एडवांस्ड सिमुलेशंस के जरिए इंटरनल टीम्स ने इसे करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका पूरा डेटा
और मेथडोलॉजी कभी पब्लिक नहीं हुआ। इन रेयर डेब्री एनालिसिस सीक्रेट से स्पष्ट होता है कि MH370 केवल एक सामान्य क्रैश नहीं था। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का परिणाम था एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, ओशन डायनामिक्स, डीप सी प्रेशर और रेयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जिसे केवल सिलेक्ट एक्सपर्ट्स ही समझ पाए। हर फ्रैगमेंट, हर माइक्रोस्कोपिक पैटर्न केवल नए सवाल खड़े करता है, जवाब नहीं। MH370 की गायबगी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा रहा अचानक हुए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स और संभावित जैमिंग। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में केवल इतना बताया गया कि विमान ने रेडियो से अचानक संपर्क खो दिया, लेकिन इंटरनल लॉग्स और एक्सपर्ट स्पेक्यूलेशन से पता चलता है कि यह केवल कोइंसिडेंस नहीं था। कुछ रेयर इंटरनल रडार और सैटेलाइट डेटा में यह संकेत था कि विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर कुछ अनजाने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुआ। कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस में एक्सपर्ट्स ने यह भी हाइपोथेसाइज किया कि किसी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या सिग्नल मास्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इंटरनल एजेंसीज ने इसे पब्लिकली कंफर्म नहीं किया, लेकिन कई ईमेल्स और मीटिंग नोट्स में इसका संकेत मौजूद था। यह सिग्नल डिसरप्शन केवल कुछ स्पेसिफिक ओशियानिक जोन्स में हुआ, जो नॉर्मल सिविलियन रडार्स की रीच से बाहर थे। एक्सपर्ट्स का रेयर स्पेक्यूलेशन यह भी था कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट केवल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से ही नहीं, बल्कि विमान के इंटरनल नेविगेशनल एडजस्टमेंट्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से हुआ। कुछ थर्मल अनोमलीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसरप्शंस ने रेडियो ट्रांसमिशन को इंटरमिटेंट बना दिया। इस सटल इंटरैक्शन ने सर्च ऑपरेशंस को कंफ्यूज किया और फाइनल लोकेशन एस्टिमेट को और चैलेंजिंग बना दिया। इंटरनल लॉग्स में यह भी उल्लेख था कि कुछ ब्लैकआउट पीरियड्स में विमान का पोजीशन ट्रेस करना सिर्फ हाई एंड मिलिट्री सैटेलाइट्स और एक्सपेरिमेंटल ट्रैकिंग टूल्स के जरिए ही संभव था। सिविलियन रडार्स और नॉर्मल सर्च इक्विपमेंट इन पीरियड्स में कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाए। यह रेयर डेटा केवल सिलेक्ट एजेंसीज के पास ही एक्सेसिबल था। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स के दौरान कई टाइम्स इंटरनल एक्सपर्ट्स ने यह डिबेट किया कि क्या यह डेलिबरेट मैन्यूवर था या नेचुरल इंटरफेरेंस। कुछ हाइपोथेसाइज कर रहे थे कि सिग्नल जैमिंग का पर्पस विमान को टेम्पररी इनविजिबल कॉरिडोर में रखना हो सकता था। इन डिस्कशंस का कोई भी हिस्सा मीडिया में नहीं गया। इन रेयर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स जैमिंग थ्योरीज से यह स्पष्ट होता है कि MH370 की गुमशुदगी केवल फिजिकल डिसअपियरेंस नहीं थी। ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक, एनवायरमेंटल और स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन थी, जिसमें हर ब्लैकआउट और सिग्नल अनोमली ने सर्च ऑपरेशंस और फाइनल मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। MH370 के मामले में सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि विमान गायब हो गया, बल्कि यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ सवाल जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए गए। सर्च बंद हुई, लेकिन फाइलें बंद नहीं हुई। कई एजेंसीज ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन खत्म घोषित कर दी, पर इंटरनली माना गया कि हमने सब कुछ नहीं बताया। कुछ कॉन्फिडेंशियल ओशनोग्राफिक रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि जिस इलाके में अंतिम सर्च रोकी गई, वो इलाका पूरी तरह स्कैन ही नहीं हुआ था। कारण बताया गया एक्सट्रीम डेप्थ, अंडरवाटर माउंटेन्स और डीप ट्रेंचेस, जहां इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी पर सवाल था। लेकिन इंटरनल नोट्स में यह भी लिखा गया कि कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जिन्हें फॉलो करना पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली रिस्की माना गया। एक और अनसेटलिंग तथ्य यह है कि MH370 के बाद ग्लोबल एविएशन ट्रैकिंग सिस्टम को बदला गया। रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, सैटेलाइट हैंडशेक्स और ब्लैक बॉक्स ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया गया। सवाल यह उठता है, अगर MH370 एक साधारण दुर्घटना थी, तो एविएशन लॉज इतनी तेजी से क्यों बदले गए? यह बदलाव खुद इस बात का संकेत है कि कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। फैमिलीज को दी गई इंफॉर्मेशन भी कई स्तरों पर कॉन्ट्रडिक्टरी थी। कुछ परिवारों को प्राइवेट ब्रीफिंग्स में ऐसे संकेत मिले जो पब्लिक स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। इंटरनल कम्युनिकेशन लॉग्स में यह साफ दिखता है कि एजेंसीज को खुद नहीं पता था कि कितना सच बताया जाए और कितना नहीं। यही एम्बिग्यूटी इस केस को और भी डरावना बना देती है। सर्च बंद होने के बाद भी कुछ प्राइवेट रिसर्चर्स
और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने MH370 पर काम जारी रखा। ओशन करंट मॉडल्स, डेब्री ड्रिफ्ट सिमुलेशंस और रेयर सैटेलाइट आर्काइव्स को दोबारा एनालाइज किया गया। इन इंडिपेंडेंट एनालिसिस में कई बार ऐसे कंक्लूजन्स निकले जो ऑफिशियल नैरेटिव से टकराते थे, इसलिए उन्हें कभी मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिली। एक अनकंफर्टेबल सवाल यह भी है कि क्या MH370 को पूरी तरह ढूंढना कभी प्राथमिकता थी भी या नहीं। इंटरनल डिसीजन मेकिंग से संकेत मिलता है कि एक समय के बाद फोकस फाइंडिंग द ट्रूथ से हटकर क्लोजिंग द केस पर आ गया। इंटरनेशनल प्रेशर, कॉस्ट और पॉलिटिकल फटीग ने ट्रूथ को सेकेंडरी बना दिया। MH370 धीरे धीरे एक एक्सीडेंट से ज्यादा एक ग्लोबल साइलेंस बन गया। साइलेंस जहां जवाब देने से ज्यादा चुप रहना आसान था। साइलेंस जहां हर एजेंसी के पास आधी कहानी थी, लेकिन पूरी कहानी किसी के पास नहीं थी। और यही कारण है कि MH370 आज भी डराता है, क्योंकि ये हमें ये एहसास दिलाता है कि कुछ सच्चाइयां गुम नहीं होती, उन्हें बस ढूंढना बंद कर दिया जाता है।